नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ये अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो दर्शन शास्त्र की जो क्लासेस चल रही हैं, फिलोसॉफी ऑप्शनल की जो क्लासेज हमारी चल रही हैं, उसमें हमने जो पहली हमारी क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा फिलोसॉफी का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने सिलेबस डिस्कस किया था फिलोसॉफी का, जिसके अंतर्गत हमने जो पेपर 1 है इसका, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों का जो सिलेबस है उसका एकदम माइक्रो एनालिसिस किया था। पेपर 1 में हमने वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इधर पेपर 2 में सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, रिलीजन फिलोसफी, ये सब हमने इनका जो सिलेबस है उसका एकदम माइक्रो एनालिसिस आपको बताया था। और साथ के साथ हमने इनके पीवाईक्यूज भी कुछ देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि कितने मार्क्स का होता है। ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस में कितने सेक्शन दिए हुए होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने मार्क्स का होता है। ये सब हमने पहली क्लास में डिस्कस सब कर लिया था कि फिलोसफी का क्या सिलेबस है, कितना यूपीएससी इन डेप्थ इसमें पूछती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इसमें स्कोरिंग कितना रहा है अब तक। ये सब हम ओवरऑल आपको बता चुका हूं मैं पहली क्लास में, ठीक है। और दूसरी जो क्लास हुई थी दोस्तों हमारी, उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखे थे फिलोसॉफी के, यानी कि बेसिक्स मान लो, या फिर फिलोसॉफी की कुछ दर्शन शास्त्र की टर्मिनोलॉजी मान लो, जिसमें हमने उस टर्मिनोलॉजी में देखा था कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, इनका इंट्रोडक्शन लिया था ब्रीफ में। ब्रीफ में क्या है, मैं कहूँ इन द की डिटेल में ही देखा था हमने, इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी का अंतर, वो सब जो है। तो अब जो बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजी जो है, जो हमने डिस्कस की थी, जैसे कि उसके अंतर्गत हमने जो क्या देखा था बेसिक्स में, फिलोसफी वाले में देखा जाए तो हमने देखो देखो ओवरऑल जो दर्शन शास्त्र है, जैसे दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र की जो प्रमुख 4 ब्रांच है हमारे सिलेबस के हिसाब से: तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, तर्कशास्त्र, लॉजिक, और दोस्तों चौथी है नीति शास्त्र, एथिक्स। तो लास्ट क्लास में जब हमने बेसिक्स आपको बताए थे फिलोसफी के दर्शन शास्त्र के, तो हमने तत्व मीमांसा देखी थी, मेटाफिजिक्स देखा था। तो तत्व मीमांसा में हमने आपको क्या बताया था भाई, तत्व मीमांसा क्या है भाई? तत्व की खोज, तत्व की समीक्षा, तत्व की विवेचना, जिसमें हमने देखा था एक तत्ववाद, द्वैतवाद, बहुतत्ववाद। अब ये क्या होते हैं मैं बता चुका हूं आपको, क्या बताया था। अब दोस्तों देखिए, सिंपल सा बताया था आपको, जीवन और जगत के मूल में जो एक तत्व की सत्ता को मानता है वो एक तत्ववाद, जो जीवन और जगत के मूल में दो तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है वो द्वैतवाद, जो जीवन और जगत के मूल में अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है वो बहुतत्ववाद। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं हमने देखा था कि भाई जो जीवन और जगत के मूल में मान लीजिए जो भौतिक तत्व को स्वीकार करता, कि भाई जीवन और जगत का मूल तत्व क्या है, कोई भौतिक तत्व है, वही हो जाता है भौतिकतावाद। गेटिंग माई पॉइंट। और वहीं मान लीजिए जीवन और जगत के मूल में अगर कोई मानता है कि कोई चेतन तत्व है, वो अध्यात्मवाद आ जाता है। वेरी सिंपल। फिर ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में हमने क्या देखा था एपिस्टेमोलॉजी में, इसमें देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था भाई ज्ञान मीमांसा क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कल की क्लास में हमने। ज्ञान की समीक्षा, ज्ञान की विवेचना, भाई यथार्थ जो ज्ञान है उसके स्रोत क्या है, प्रमाण क्या है, वो सब हमने डिस्कस किए थे। जैसे इसमें हमने देखा था वस्तुवाद देखा था, प्रत्ययवाद, बुद्धिवाद, अनुभववाद, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने आपको डिटेल्स में समझाई थी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, कि भाई क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमने प्रमाण भी इसमें देखे थे, प्रमाण क्या होते हैं, प्रमाण क्या है, यथार्थ ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान के जो स्रोत है वही प्रमाण है, जिसमें हमने
आपको बताए थे प्रमाण, जिसमें देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, प्रमा किया था, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय डिस्कस किया था, प्रमाता, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तर्कशास्त्र, लॉजिक, इधर इतना हमारे उतना रेलिवेंट नहीं है, और एथिक्स, नीति शास्त्र, ये तो अलग से क्लासेस है दोस्तों हमारी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी उसमें हमने ये सब आपके साथ डिस्कस किया था। फिर हमने देखो दोस्तों आपको बताया था इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी, इसमें अंतर बताया था, इसमें कुछ क्या क्या समानता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों के उद्देश्य क्या क्या है, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इंडियन में जैसे हमने नास्तिक दर्शन और आस्तिक ये बताया था। इधर वेस्टर्न में दोस्तों ग्रीक फिलोसफर जो है उनका डिस्कस किया था। फिर जो कंटेम्प्ररी, जो समकालीन दार्शनिक हैं, उनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँ, पिछली 2 क्लास का अगर हम एक निचोड़ देना चाहें तो सिलेबस डिस्कस किया था, साथ में हमने कुछ बेसिक्स यानी उसके जो फिलोसफी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आने वाली ये टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ये आगे रिपीट होती रहेंगी, पूरी फिलोसफी में ही चलेंगी, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले मैंने सोचा ये चीज़ें आपको थोड़ा पहले पता हो तो चीज़ें क्लियर रहती हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और आज दोस्तों हम विधिवत रूप से स्टार्ट करने वाले हैं चारवाक दर्शन, यानी कि इंडियन फिलोसफी की शुरुआत है। इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत में जो दोस्तों हम पहला जो फिलोसफर पढ़ने वाले हैं वो है चारवाक, चारवाक दर्शन। ठीक है, चारवाक दर्शन। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले। देखिए दोस्तों, 1 सेकंड, ये PYQs मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी शुरुआत करेंगे, पहली क्लास में भी आपको बताया था, हम सारे PYQs यानी यूपीएससी ने 1990 से लेकर 2024 तक जितना भी फिलोसफी में पूछा है, हम वो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। अब ये क्यों जरूरी है भाई, जो PYQs है वो क्यों जरूरी है? अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कि हम चारवाक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम चारवाक दर्शन ही पढ़ रहे हैं। अब चारवाक दर्शन पर तो दोस्तों PhD की जा सकती है। इवन चारवाक की क्या दोस्तों, मैं तो कहता हूँ फिलोसफी का जो पूरा सिलेबस है ना, उसको एक एक टॉपिक पर आप PhD कर सकते हो, इतना इन डेप्थ पढ़ सकते हो, इतना ब्रॉड एरिया में उस टॉपिक को कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। बट हमको जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, ये जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, और हमको जो हमारी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के लिए हमको कौन हमको डिसाइड करेगा या कौन हमको गाइड करेगा कि हमको कितना उस टॉपिक को कवर करना है? तो पहला तो करेगा दोस्तों यूपीएससी का सिलेबस, ऑब्वियस सी बात है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है वही हमको डिसाइड करेगा, उसी एरिया में हम उस टॉपिक को तैयार करेंगे, उसी अप्रोच से। दूसरा दोस्तों जो डिफाइन करेगा हमारी तैयारी को, वो डिफाइन करेगा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी कि मान लीजिए जैसे हमने सिलेबस है यूपीएससी का, यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे हम चारवाक को ले लें। चारवाक जो हमारा टॉपिक है उसमें यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है चारवाक का ज्ञान का सिद्धांत और अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण। तो सिलेबस यूपीएससी ने जो लिखा हुआ है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ अब हमको जो दिशा देगा हमारी तैयारी में, वो देगा दोस्तों PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक हमको कैसे पता लगेगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है? हो सकता है सिलेबस से कुछ कुछ थोड़ा सा बाहर चले जाए। जैसे चारवाक में अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, दिया हुआ है सिलेबस में ज्ञान का सिद्धांत चारवाक का, और दूसरा दिया हुआ है अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, 2 टॉपिक दिए हुए हैं। बट एक बार यूपीएससी ने चारवाक का नीति शास्त्र पूछा हुआ है, तो अब ये कहाँ से गाइडेंस मिलेगा? ये दोस्तों हमको मिलेगा PYQs से। इसलिए PYQs का देखना यूपीएससी, इन होल यूपीएससी जर्नी दोस्तों, ऑप्शनल से ही मतलब नहीं है, जीएस के भी 4 पेपर है ना,
इन सब के लिए दोस्तों जो आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आपके पीवाईक्यूज है। और मैं आपको पहली क्लास में भी बताया था, अब बता रहा हूँ, जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पीवाईक्यूज देखते हुए चलेंगे। साथ में हम आपको पीवाईक्यूज की जैसे एक पूरी पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, 1990 से 2024 के। कैसे भेजेंगे? जैसे मान लीजिए दोस्तों हम चारवाक पढ़ रहे हैं, चारवाक हमने स्टार्टिंग से ही हम देखना चालू करेंगे पीवाईक्यूज। तो जैसे पहला टॉपिक हम खत्म करेंगे तो 1990 से लेकर 2024 तक के जो चारवाक से सवाल आए हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लास नोट्स हम साथ में नोट करते हुए चलेंगे, राइट डाउन करना, आप लिखते हुए चलोगे, सब क्लास में मैं नोट कराऊंगा आपको, ठीक है। प्लस प्रिंटेड नोट्स एवरी टॉपिक के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज देखते हुए हम जरूर चलेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए चलेंगे। और हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी में जो जो सवाल पूछे हुए हैं उन पर हम थोड़ा सा उनको देखेंगे, उन पर उनको कैसे अप्रोच हो लिखने की, वो भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। जैसे देखिए चारवाक में 1990 का सवाल है, अनुमान संभव नहीं है क्योंकि इसमें चक्रक दोष है। इन्फेरेंस इज नॉट पॉसिबल एज इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ पिटिशियो प्रिंसिपी, ठीक है। फिर है चारवाक क्यों एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है? जैन तथा बौद्ध तर्कशास्त्रियों ने उसके इस मत का निराकरण कैसे किया है? दोनों दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चारवाक दर्शन सुसंगत तत्वमीमांसा नहीं है, वह सुखवाद का एक स्थूल प्रकार है, ठीक है। और देखिए ये रहा जो मैं बोल रहा था ना, चारवाक संप्रदाय का नीति शास्त्र, एथिक्स ऑफ चारवाक स्कूल, 2000 में पूछा हुआ है। तो सिलेबस में चारवाक में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको भेज चुका हूँ पीडीएफ। और पूछा नीति शास्त्र भी है, तो यानी कि जो हमारी प्रिपरेशन है उसको डिफाइन क्या करेगा? उसको डिफाइन करेगा हमारा सिलेबस और पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ये कुछ सवाल दिए हुए हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ भी इसकी मिल चुकी है। अभी जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे, चारवाक में आगे बढ़ते जाएंगे और ये हम इनको बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। चारवाक के मत की प्रत्यक्ष ज्ञानी एकमात्र वैध स्रोत है का कथन कीजिए और मूल्यांकन कीजिए। चारवाक के अनुमान का खंडन स्वयं में अनुमान का एक प्रक्रम है, चर्चा कीजिए। चारवाक का देहात्मवाद, ये सब हम दोस्तों देखेंगे और साथ साथ टॉपिक करते जाएंगे और पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करते जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए दोस्तों, ये 2019 और देखिए 2024 अभी लेटेस्ट ये है, 2024 का सवाल है कि आप सोचते हैं कि चारवाक दर्शन का स्वरूप प्रत्यक्षवादी भाववादी है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि मेरा ये पीवाईक्यूज दिखाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है दोस्तों कि बिना पीवाईक्यूज के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में चारवाक दर्शन का जो ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है, चारवाक दर्शन का जो परिचय है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, चारवाक शब्द की जो उत्पत्ति है इसके संबंध में विभिन्न मत हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, यूपीएससी ये आपसे नहीं पूछेगा कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति बताइए, इसका मतलब क्या, नहीं पूछेगा। चारवाक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सवाल बनते हैं, बट फिर भी इसके अलग अलग कुछ इसमें सिद्धांत है दोस्तों। जैसे एक सिद्धांत कहता है कि भाई चारवाक शब्द जो है ना वो चर्व धातु से बना है, और चर्व का अर्थ है चबाना, और ये चूंकि ये खाने पीने पर ज़्यादा बल देता है, ये सभी मूल्यों को चबा जाता है एथिक्स को, तो इसलिए इसका नाम चारवाक पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका अर्थ है चारुवाक। चारुवाक कैसे? चारु का मतलब है दोस्तों मधुर या मीठा, और वाक का मतलब है बोलना। ये बहुत मधुर बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, तो ये चारवाक कहलाए इसलिए। कुछ लोगों का मत है कि चारवाक नामक ऋषि ने इसका प्रतिपादन किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार भाई इसका जो प्रतिपादन है वो देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति है, उन्होंने चारवाक दर्शन का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसको बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं। और दोस्तों इसको ना लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत दर्शन। अब लोकायत दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये लोकप्रिय है, लोकप्रिय, आमजन को बहुत ही पसंद आया। क्यों दोस्तों? देखो हमने बोला ना चारुवाक, मधुर वचन बोलने वाले चारवाक कहलाए। मधुर वचन क्या बोलते हैं ये देखिए, ये इनकी फिलोसफी है एक तरीके से। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम न होता है। अर्थात मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार जब इस शरीर का राख हो जाएगा, ये शरीर नाशवान हो जाएगा, तो पुनरागमन न होता है, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कि दोस्तों इनकी मोटी मोटी अगर बात करें तो इनकी फिलोसफी है
जब तक जियो सुख से जियो, वो वाला इनका मानना है। ऋण लेके घी पियो, ऐसे करो, खाओ पियो मौज करो मित्रों, वो वाली इनकी फिलॉसफी है। इसकी हम बात करें, ये वाला इसलिए ये लोकायत दर्शन इसलिए कहते हैं कि ये फेमस हुआ, जन जो आम जन है उसको ये ज़्यादा लुभाया इसने, इसलिए इसको लोकायत दर्शन कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा खैर मोटे वो नहीं है, ये सब चीज़ें ठीक है, एक बार के लिए इंटरव्यू में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया जा सकता है चारवाक की इन सब को लेकर, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन है वो चारवाक शब्द का जो मतलब है इन सब से नहीं बनेगा, चारवाक संबंधी उत्पत्ति मत और ये सब से। ठीक है, अब देखिए, अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगर चारवाक दर्शन को, तो देखिए चारवाक दर्शन में देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन में दोस्तों दो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में। ठीक है, पहला दिया हुआ है चारवाक दर्शन में ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, यानी कि अगर मैं कहूं, समझ रहे हो ना, अगर मैं कहूं तो चारवाक का जो ज्ञान का सिद्धांत है एक तरीके से वो ज्ञान मीमांसा है। ठीक है, ये है ज्ञान मीमांसा चारवाक की। और दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, ये दो टॉपिक दिए हुए हैं, अतीन्द्रिय सत्ताओं का, रेफ्यूटेशन ऑफ ट्रांसीडेंटल एंटिटीज, सत्ताओं का निराकरण या सत्वों का निराकरण, ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया। मैंने सिलेबस की पीडीएफ आपको पहली क्लास जब की थी तो इसकी जो पूरा सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। गेटिंग माय पॉइंट, ये दो हैं, ज्ञान का सिद्धांत उसकी ज्ञान मीमांसा है, अतीन्द्रिय सत्वों का निराकरण उसकी तत्व मीमांसा है। अब ये कैसे है अभी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात, अब आपसे पूछे कि भाई चारवाक दर्शन क्या है, तो देखो बताइए, चारवाक, चारवाक नास्तिक दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है। अब डिटेल में अब थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। नास्तिक दर्शन है, मैं मतलब बता चुका हूं, नास्तिक दर्शन है मतलब आज भी बताते हैं, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानने वाला, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानने वाला, यानी चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है, यानी वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट, चारवाक दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है, मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। चारवाक भौतिकतावादी दर्शन है, भौतिकतावादी, भौतिकतावादी मतलब मैंने अभी बताया था, जीवन और जगत, जीवन और जगत के मूल में, यानी कि जीवन और जगत का मूल तत्व क्या है, वो चारवाक बताता है वो कोई भौतिक है, जड़ तत्व है, इसलिए भौतिकतावादी दर्शन है। प्रत्यक्षवादी दर्शन है, प्रत्यक्षवादी कैसे, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, अभी डिस्कस करेंगे कैसे। बहुतत्ववादी दर्शन है, बहुतत्ववादी कैसे है, भाई जीवन और जगत के मूल में ये अनेक तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। गेटिंग माय पॉइंट, चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन नास्तिक, अनीश्वरवादी, भौतिकतावादी, प्रत्यक्षवादी और बहुतत्ववादी दर्शन है। एक लाइन में इसका इंट्रो हो गया, और इसको आगे बढ़ाना हो और थोड़ा डिटेल में जाना हो तो नास्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, प्रत्यक्षवादी प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण मानता है, भौतिकतावादी जीवन और जगत के मूल में भौतिक तत्व को स्वीकार करता है, और बहुतत्ववादी जीवन और जगत के मूल में अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। ये हो गया दोस्तों चारवाक का। 1 सेकेंड, अब देखिए, सॉरी, नोटिंग करते ना आप,
ये एक तरीके से ना हम चारवाक का माइंड मैप तैयार कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, एक मेंटल मैप बना रहे हैं। फिर बाद में हम जब ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना चारवाक के अंदर जो सिलेबस में दिया हुआ है, चारवाक का ज्ञान सिद्धांत और अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, तो डिटेल में आपको नोट्स बनवाएंगे, लिखवाता चलूंगा मैं बाकायदा पूरा। हम इंट्रोडक्शन वाइज पूरा लिखेंगे कैसे कैसे उसको करेंगे, और उसके साथ में हम आपको प्रिंटेड नोट्स भेजेंगे, मैं बता चुका हूँ। बट अभी देखिए, मैंने अभी बताया चारवाक के बारे में, भौतिकतावादी, नास्तिक, बहुतत्ववादी, अनीश्वरवादी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, समझना डिटेल में, चारवाक का सिलेबस में क्या है, ज्ञान का सिद्धांत, ये हमारे सिलेबस में है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, चारवाक का ज्ञान का सिद्धांत। अब ध्यान देना, ध्यान से, चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में, कैसे बोलना है, चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, एकमात्र प्रमाण मानता है। अब प्रत्यक्ष क्या है भाई, प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। और प्रमाण क्या होते हैं, दूसरी क्लास में बताया था, सेकंड वाली में बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी जो देखी थी। तो प्रमाण क्या है, मैंने बताया था, प्रमाण है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के स्रोत प्रमाण है, ठीक है। और यथार्थ ज्ञान स्रोत के प्रमाण में चारवाक क्या मानता है, प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, परसेप्शन, प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। एक बच्चा पूछ रहा है यथार्थ ज्ञान क्या है, अरे यथार्थ ज्ञान देखो, यथार्थ ज्ञान जो, यानी कि जो जैसा ज्ञान है ना, देखो इसको ऐसे समझो, यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान दोस्त, यथार्थ ज्ञान का मतलब है जो जैसी वस्तु है उस वस्तु का ज्ञान हमको वैसा ही प्राप्त हो रहा है, वही यथार्थ ज्ञान है, प्रमाणिक ज्ञान है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे रस्सी है, ठीक है, रस्सी, रज्जू, अब रस्सी है, मान लो रस्सी पड़ी है कहीं पर, अब उस रस्सी को देख के अगर आपको रस्सी का ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वो यथार्थ ज्ञान है, वैलिड नॉलेज। वहीं अगर मान लो उस रस्सी में, रज्जू में आपको सर्प दिख रहा है तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, अप्रमाणिक ज्ञान है। ये जैसे मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर से अगर आपको मार्कर का ही ज्ञान मिल रहा है, मार्कर से आपको लग रहा है कि ये मार्कर ही है मेरे हाथ में, तो ये यथार्थ ज्ञान है। वहीं अगर मान लीजिए इस मार्कर को देख के आपको लग रहा है कि भाई कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये भ्रम है, ठीक है। रज्जू का सर्प में, सर्प का रज्जू में, आप सांप पड़ा है, आपको सांप को देख के आपको लगा कि रस्सी पड़ी हुई थी और आपने उसको उठा लिया, तो यथार्थ ज्ञान नहीं था ना। अगर सांप को देख के आपको सांप का ही ज्ञान होता तो यथार्थ ज्ञान है, ठीक है, समझे यथार्थ ज्ञान क्या है। तो चारवाक दर्शन में क्या है, चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रमाण क्या है, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ठीक है। अब प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अब दोस्तों देखो, प्रत्यक्ष को अगर आप देखोगे, अगर संकीर्ण अर्थ में देखोगे तो हमको लगता है, संकीर्ण अर्थ में अगर देखें तो हमको लगता है कि जो प्रत्यक्ष है वो आंखों से देखा हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, आंखों से देखा हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, आंखों से देखा हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है। लेकिन वहीं अगर इसके व्यापक अर्थ की बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें तो दोस्तों ये नहीं है प्रत्यक्ष कि हमने जो आंखों से देख लिया वही प्रत्यक्ष है। आप खुद ही सोचिए ना भाई, अभी हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो वो भी तो ज्ञान मिल रहा है ना कि ये मीठा है, वो किससे मिला, जीभ से, जिव्या से। अभी मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है हाथ से, तो मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये मार्कर है, ठीक है, प्रत्यक्ष तो मुझे आंखों से, चाक्षुष प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है आंखों से, बट टच करके भी तो मैं देख रहा हूँ ना इसको, त्वचिक प्रत्यक्ष, त्वचा से। तो यानी कि अब व्यापक अर्थ में इसका क्या मतलब है दोस्तों, प्रत्यक्ष का, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, उस 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो प्राप्त ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। और वो कैसे प्राप्त होता है, देखिए,
इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसे लाइन आती है। कैसे? इंद्रिय यानी हमारे सेंसेज, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, और वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इंद्रिय का इस वस्तु से कांटेक्ट होता है, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी जब जो कोई भी इंद्रिय है, मान लीजिए मैं आंखों से देख रहा हूं, चाक्षुष प्रत्यक्ष कर रहा हूं, आंखों से कोई चीज देख रहा हूं, तो मैंने देखा, तो मुझे उसका प्रत्यक्ष हुआ, चाक्षुष प्रत्यक्ष मिला, मैंने बताया ये चीज है, ये मार्कर है, ठीक है। वहीं मान लीजिए मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ मिर्ची खा ली हमने, तीखा मिर्ची खा ली, वो तीखा लगा मुझे, तो वो क्या है? जीभ से मिला, जिह्वा से, रासन प्रत्यक्ष, इसको रासन प्रत्यक्ष बोलेंगे। यानी प्रत्यक्ष क्या है दोस्तों? सीधा सा संकीर्ण अर्थों में नहीं लेना है। प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ यही नहीं लेना है कि जो आंखों से हम देख रहे हैं वही प्रत्यक्ष है, नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों से जब किसी भी वस्तु का इन 5 ज्ञानेंद्रियों से किसी भी तरीके से कांटेक्ट होगा, तो उसी को प्रत्यक्ष है बोलते हैं हम, वही प्रत्यक्ष है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों चारवाक जो है अपने ज्ञान सिद्धांत में, चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को बोलता है एकमात्र प्रमाण है, ठीक है। अब मुझे बताना आप, जब चारवाक बोल रहा है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का प्रमाण है ज्ञान सिद्धांत में, यानी अपनी ज्ञान मीमांसा में बोल दिया चारवाक ने, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ कि जब वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र मान रहा है प्रमाण, यानी कि वो मान रहा है कि जो मुझे आंखों से दिख रहा है, कान से सुन रहा है, जीभ से या फिर मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, त्वचा से मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों हैं, उनसे अगर मुझे कोई ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान तो सही है, वो तो वैलिड नॉलेज है। उसके अलावा जो भी ज्ञान है वो सही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, जब चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, तो किसकी सत्ता को तो स्वीकार करेगा और किसकी सत्ता को वो मना करेगा, अस्वीकार करेगा? बताओ। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। दोस्तों जब वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र मान रहा है प्रमाण, ठीक है, वो अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण या उपमान प्रमाण, जिनको हम डिटेल में चारवाक में भी देखेंगे, आगे न्याय वैशेषिक में भी देखेंगे क्या है वो, तो उनको मान ही नहीं रहा है, तो दोस्तों किसकी सत्ता को मानेगा, किसके लिए बोलेगा कि ये सही है? लौकिक जगत, लौकिक जगत। यानी कि दोस्तों चारवाक जो है वो लौकिक जगत की सत्ता को तो मानेगा कि हाँ है। अब आप मुझे बताओ, जब वो केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मान रहा है, तो आपको लगता है चारवाक ईश्वर को मानेगा? नहीं मानेगा। आपको लगता है चारवाक स्वर्ग नरक को मानेगा? नहीं मानेगा। स्वर्ग नरक इसको मानेगा? नहीं। क्या आपको लगता है चारवाक पुनर्जन्म को मानेगा? नहीं मानेगा। क्या आपको लगता है चारवाक मोक्ष को मानेगा? नहीं मानेगा। तो अब ये जो चीज है, चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, इसलिए वो किनको अस्वीकार करता है? ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, मोक्ष। अब ये जो टॉपिक है ना, देखो इसी से निकल के आया है, चारवाक के ज्ञान मीमांसा से ही चारवाक की तत्व मीमांसा निकल के आई है। इसी से आप खुद ही देखो, ये जो हमारा मैंने बताया था ना, 2 टॉपिक है हमारे चारवाक में, ज्ञान का सिद्धांत और दूसरा अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, रेफ्यूटेशन ऑफ ट्रांसीडेंटल एंटिटीज, अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, वो यही टॉपिक है, अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, वो ये टॉपिक है। देखो अभी सिर्फ चारवाक का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसी में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अब जैसे आपसे कोई पूछ ले भाई चारवाक ईश्वर को क्यों नहीं मानता है, चारवाक के ईश्वर को नकारने या ईश्वर की सत्ता को ना मानने का क्या है पीछे वजह है, तो सिंपल है ना भाई, बता देंगे भाई चारवाक अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मान रहा है, और वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानेगा तो फिर इनकी सत्ता को कैसे मानेगा वो? वेरी सिंपल ना। तो ये दोस्तों चारवाक का जैसे हमने ज्ञान सिद्धांत, अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसमें चारवाक का जो ज्ञान सिद्धांत है, चारवाक का जो ज्ञान सिद्धांत है, इस ज्ञान सिद्धांत से यानी कि जो ज्ञान मीमांसा है,
जो ज्ञान मीमांसा है, इस ज्ञान मीमांसा से चारवाक के ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा निकलती है। अब कहीं-कहीं तो देखो ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा निकल रही है चारवाक में। कहीं-कहीं आप देखोगे जैसे जैन दर्शन में, इसके अगला टॉपिक ये लगभग 4 से 5 क्लास में हम चारवाक को फिनिश करके फिर आगे जब जैन दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखोगे आप कि तत्व मीमांसा से ज्ञान मीमांसा की तरफ जाएँगे। तत्व मीमांसा से ज्ञान मीमांसा की तरफ जाएँगे। और यहाँ चारवाक में ज्ञान मीमांसा से हम तत्व मीमांसा की तरफ आ रहे हैं। यानी कि उसने अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण माना, और प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मान के उसने बाकी जो तत्व मीमांसा है, लौकिक जगत के अलावा जो भी कुछ है, अतीन्द्रिय जो सत्ता है, अतीन्द्रिय मीन्स इंद्रियों से जो परे है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो भी कुछ है वो, एक इसमें सवाल भी है, आई थिंक 2015 का भी देखेंगे, आई थिंक ऐसा कोई सवाल है कि इंद्रिय जो जो ज्ञान है उसको मेरा नहीं, जो ज्ञान है उसको मेरी इंद्रियां सीमित करती है, इस तरीके का सवाल यूपीएससी ने पूछा था, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि इंद्रियों से जो परे है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे उन सत्ताओं का चारवाक खंडन करता है। ये इसका जो दूसरा टॉपिक है हमने अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, और उसके ज्ञान सिद्धांत से ही ये निकला है। अब देखिए, देखो ज्ञान का सिद्धांत या उसका प्रमाण विचार या फिर चारवाक की ज्ञान मीमांसा। अब दोस्तों इसके ना दो पक्ष आते हैं, नोटिंग कर लेना, इसको लिखाएंगे बाद में, ये दोनों टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ज्ञान के सिद्धांत को और अतीन्द्रिय सत्ताओं के निराकरण को। यहाँ पर बस हम थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब यही मैंने अभी आप सबसे डिस्कस किया था, चारवाक का ज्ञान का सिद्धांत, प्रमाण विचार या ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसके दो पक्ष है, एक भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष मीन्स जो स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, चारवाक ऐसा मानता है। दूसरा दोस्तों वो निषेधात्मक या खंडनात्मक पक्ष, यानी कि खंडन किस किस का करता है, वो अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। अब कैसे करता है, व्याप्ति, वो सब हम डिटेल में करेंगे। शब्द प्रमाण का चारवाक खंडन करता है, उपमान प्रमाण का चारवाक खंडन करता है। अब इनका वो खंडन करेगा और प्रत्यक्ष को स्वीकार करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण को, और कैसे कैसे करेगा वो हम डिटेल में सब देखेंगे ही। ये उसका दोस्तों ज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा, प्रमाण विचार हो जाएगा या ज्ञान मीमांसा हो जाएगी चारवाक की। ठीक है, इस पर देखना, अभी सवाल पीछे करके स्लाइड को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल बने हुए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण पे अनुमान प्रमाण का खंडन कैसे करता है, ये सब। फिर देखिए दूसरा जो टॉपिक था हमारा, जैसे मैंने अभी बताया, ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की तरफ हम गए। अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, रिजेक्शन ऑफ या रेफिटेशन ऑफ ट्रांसीडेंटल एंटिटीज। अतीन्द्रिय अभी बताया मैंने, इंद्रियों से परे जो सत्ताएं, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म नियम, आध्यात्मिक लक्ष्य जो है, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, इन सब का वो खंडन करता है, इन सब को अस्वीकार करता है। और स्वीकार किसको करता है, भावात्मक पक्ष क्या है इसका, वो भौतिकतावाद को स्वीकार करता है, जड़वाद का समर्थन करता है, लौकिक जगत का समर्थन करता है। क्यों करता है, अभी जस्ट बताया है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भाई वो अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, इसलिए वो करता है इनका खंडन। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसका भावात्मक पक्ष देखेंगे, इसको कैसे मानता है, फिर इनका खंडन कैसे करता है, ईश्वर का खंडन कैसे करता है, आत्मा का खंडन कैसे करता है, कर्म नियम का खंडन कैसे करता है, मोक्ष का खंडन कैसे करता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों चारवाक का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने चारवाक का ज्ञान सिद्धांत थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताया और अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण आपको बताया। अब दोस्तों इसी से निकल के क्या आता है, इसी से निकल के आ जाता है, देखिए चारवाक का ज्ञान सिद्धांत यानी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा से निकल के आ जाती है चारवाक की तत्व मीमांसा। ये ज्ञान का सिद्धांत है उसका, जिसमें वो प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण, तत्व मीमांसा, जगत, इहलौकिक जगत स्वीकार्य, और अतीन्द्रिय यानी परलौकिक जगत को वो नहीं मानता है। इसी से दोस्तों आ जाती है चारवाक की नीति शास्त्र। अब आप ही बताओ खुद ही, चारवाक का नीति शास्त्र
खाओ पियो ऐश करो मित्रों, अभी जस्ट देखा था। ऋण लेके घी पियो, पुनर्जन्म नहीं होगा, एक बार शरीर का राख, ये राख हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, तो फिर आगे पुनर्जन्म नहीं है। तो फिर इसका नीति शास्त्र कैसा होगा, खुद ही बताइए, क्या क्या स्वीकार करेगा, क्या क्या अस्वीकार करेगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिए ना कैसे बात कर रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो, सुखवाद की बात करेगा, सुखवाद करेगा ना, सुखवाद की बात। फिर अर्थ और काम को वरीयता देगा, अर्थ और काम, ठीक है। अर्थ, धर्म और मोक्ष से इसका कोई मतलब नहीं है, मोक्ष को मान्यता ही नहीं है, धर्म से कोई वो नहीं है। अर्थ और काम को वरीयता, सुखवाद। शारीरिक सुख को चरम लक्ष्य मानेगा, माना हुआ है शारीरिक सुख ही चरम लक्ष्य है, शारीरिक सुख चरम लक्ष्य, शारीरिक सुख को ही चरम लक्ष्य मानेगा। तो ये दोस्तों चारवाक की नीति में मानसा आ जाएगी, नीति शास्त्र आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक बार बेसिक बेसिक जो कोर एरिया है, अगर आप उसको समझ जाओगे ना ठीक से, वो आपके क्लियर हो जाएगा कि भाई चारवाक अपने ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान के सिद्धांत में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, उसी का परिणाम है उसकी तत्व मीमांसा, जिसमें वो परलौकिक जगत को खंडन करता है और इहलौकिक जगत का स्वीकार करता है। वहीं उसी का परिणाम फिर देखोगे आप उसकी ज्ञान मीमांसा का तत्व मीमांसा में हुआ, तत्व मीमांसा से नीति शास्त्र सुखवाद को मानेगा, अर्थ और काम को वरीयता देगा, शारीरिक सुख को चरम लक्ष्य मानेगा, मोक्ष और धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये उसका नीति शास्त्र आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब वैसे तो चारवाक, देखिए ये चारवाक का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था, हम दोनों टॉपिक को डिटेल में लिखेंगे करेंगे, बट चारवाक के कुछ योगदान की बात अब वैसे मतलब मेंस में ही पूछा जा सकता था, बट मेनली जैसे इंटरव्यू वगैरह में किसी खास कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेते हैं कि भाई चारवाक दर्शन का योगदान क्या है। अब इसकी, अब हालांकि इसकी हम आलोचना पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो योगदान में दोस्तों अब देखिए क्या योगदान बता सकते हो आप चारवाक दर्शन का, तो एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कई बार पूछ लेते हैं, तो देखो दोस्तों ये इहलौकिक जगत को मानता है, परलोक को नहीं मानता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि अंधविश्वास से बचाता है, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा कह सकते हैं कि ये बात कर रहा है कि खूब खाओ, ऋण लेके घी पियो। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितने ही सारे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये लोन वो लोन चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ओवरऑल, अगर हम देखें दोस्तों, अगर आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे तो डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। किसी खास कॉन्टेक्स्ट में चारवाक के योगदान में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों चारवाक का इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चारवाक को डिस्कस किया। अब देखो कुछ सवाल जो अभी हमने बताए थे आपको स्लाइड पे, देखो सीधा सीधा। प्राग अनुभवी सत्यों को अस्वीकार करने के लिए चारवाक के तर्कों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द आर्गुमेंट्स ऑफ चारवाका टू रिजेक्ट ट्रांसीडेंटल एंटिटीज। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है 2015 में। एक तर्क तो अभी सामने आ जाएगा, अभी तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, कि जो प्राग अनुभविक तत्व है, जो अतीन्द्रिय सत्ता है, उनको चारवाक अस्वीकार क्यों करता है। तो अभी बताया था ना, चारवाक की ज्ञान मीमांसा में वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है ना, और प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, तो बाकी प्रमाणों को मानता नहीं है, अनुमान, शब्द और उपमान को। तो फिर सीधी सी बात है, हमने भी बताया था, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, इन सब का खंडन करेगा। ये वाला सवाल था, मैं बता रहा था ना, ज्ञान और जगत की सीमाओं को मेरा इंद्रिय प्रत्यक्ष निर्धारित करता है, चारवाक के इस दावे की चर्चा कीजिए। इन सवालों को दोस्तों हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इनका आंसर आएंगे। अभी तो बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, क्या चारवाक द्वारा अनुमान का खंडन अन्य भारतीय संप्रदायों को स्वीकार है, ये तो खैर ओवरऑल इंडियन फिलोसफी पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। जब चारवाक मानते हैं कि अनुमान ज्ञान का एक स्रोत नहीं है, तब क्या वे संगत होते हैं, चर्चा कीजिए। ऐसे दोस्तों सवाल इसमें सिंपल सिंपल से बहुत ही रिपीटेड होते हैं, मैंने पहली क्लास में आपको फिलोसफी ऑप्शनल के कुछ फायदे बताए भी थे। देखिए, चारवाक अनुमान की प्रामाणिकता में विश्वास क्यों नहीं करते, अपने मत के लिए तर्क दीजिए, ठीक है। और देखिए उसका तत्व मीमांसा, चारवाक दर्शन सुसंगत तत्व मीमांसा नहीं है, सुखवाद का एक स्थूल प्रकार है। देखो सुखवाद आ गया, सुखवाद। अब सुखवाद क्या है, ये एथिक्स का भी कॉन्सेप्ट है और हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने चारवाक का आपको ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दिया चारवाक दर्शन का, और इसके जो दो टॉपिक हैं, इसका ज्ञान सिद्धांत
यानी इसकी ज्ञान मीमांसा और अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण। ये टॉपिक हम डिटेल में नोट करते चलेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू, गुड लक।